एनसीईआरटी क्लास ज्योग्राफी क्लास 6, जो कि इसमें जो है इतनी अच्छी अच्छी बात लिखा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो है एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो लमसम में 70 से 80% सभी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 90% ही बोल सकते हैं। इसलिए जो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसका भी बेस ज्योग्राफी में कमज़ोर है तो क्लास 6 से एनसीईआरटी पढ़ना आप शुरू कीजिए, और 9-10 तक जाते जाते आपको ऐसा लगेगा कि हमने ज्योग्राफी में बहुत कुछ जान रखे हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कीजिए, और हम पढ़ा रहे हैं, इसको आराम से पढ़ते जाइए। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी शुरू करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी, ये पहला जो पॉइंट समझाने का प्रयास किया है चंद पूर्णिमा और अमावस्या को। तो देखिए यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। ठीक है, यानी कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है? पूर्णिमा होती है। इसे 15 दिन के बाद आप नहीं देख सकते हैं। पूर्णिमा को जो है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो 15 दिन पूर्णिमा के बाद आप नहीं देख सकते हैं। इसके बाद यह नए चंद्रमा की रात्रि, जिसे आप 15 दिन के बाद आप नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नए चंद्रमा की रात्रि। देखिए बिल्कुल नया शब्द हम लोग को मिल गया, अमावस्या। अमावस्या जो है इसी को बोला जाता है अंधेरी रात। क्या? अंधेरी रात। अमावस्या के दिन क्या होता है? अंधेरी रात होता है। तो अमावस्या का दूसरा नाम क्या है? नए चंद्रमा वाली रात्रि। अमावस्या का दूसरा नाम क्या है? नए चंद्रमा वाली रात्रि। इंग्लिश में बोले न्यू मून। ठीक है, तो अमावस्या का दूसरा नाम मिल गया क्या? नया चंद्रमा वाली रात्रि, नए चंद्रमा वाली रात्रि। ठीक है, तो चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा बोलेंगे। इसे 15 दिन के बाद आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जो 15 दिन के जो अंधेरी रात होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। तो अमावस्या पूर्णिमा आप लोग समझ चुके होंगे। तो अमावस्या का दूसरा नाम भी याद रखेंगे, नए चंद्रमा वाली रात्रि। क्या? नए चंद्रमा वाली रात्रि को क्या बोलते हैं? अमावस्या। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नए चंद्रमा की रात्रि का मतलब क्या होता है? अमावस्या, पूर्णिमा, इस तरह से ऑप्शन देंगे तो नया चंद्रमा वाली रात्रि का मतलब क्या होता है? अमावस्या। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। हम लोग खगोलीय पिंड का नाम बहुत सुने हैं, तो पूछ देते हैं, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो खगोलीय पिंड की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पूछ दिया सर खगोलीय पिंड क्या होता है? तो सिर्फ इसमें जो है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। बस सिंपल सी भाषा में खगोलीय पिंड क्या है? तो रात के समय में जो आसमान में चमकते हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सीधी सी बात। तो खगोलीय पिंड में क्या क्या आ सकता है? जो रात में आपको दिख रहा है तो वह हम लोग का क्या हो गया? खगोलीय पिंड हो गया। ठीक है, जैसे ग्रह, उपग्रह, ये सब जो रात में है, चंद्रमा, ये सब जितने भी है सब ये क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो देखिए कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ खगोलीय पिंड, इसमें खगोलीय पिंड में सब आ गया, छोटा बड़ा सब आ गया। तो इसमें से जो है कुछ खगोलीय पिंड जो है ये क्या होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। क्या होते हैं? बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। बड़े आकार के साथ साथ वे क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये क्या होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो देखिए हम लोग को तारा के बारे में समझाने का प्रयास किया है एनसीईआरटी। ये देखिएगा तारा के बारे में। किसके बारे में? तारा के बारे में। ठीक है, तारा के बारे में। तो तारा के पास जो है इसके पास खुद का क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश होता है। इसके पास क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश होता है। क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश इसके पास खुद से आता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तारा कहेंगे। ठीक है, लेकिन ग्रह के पास जो है इसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं। इसके पास ऊष्मा खुद का क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश
इसके पास नहीं होता है, ठीक है, इसके पास नहीं होता है। किसके पास? ग्रह के पास। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा तारा और ग्रह में क्या अंतर है। तो तारा के पास इसके बाद खुद का इसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है और ग्रह के पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तो देखिए एनसीईआरटी कितनी अच्छी बात समझाने का प्रयास किया है। बिल्कुल बेसिक से, अगर क्लास 6 से शुरू करें तो बिल्कुल बेसिक से बहुत ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आपको जानकारी नहीं होगा, और बहुत ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि आपको जानकारी होगा, ठीक है। बस ये चीज़ इतना बातें हम लोग को तारा के बारे में समझाने का प्रयास किया। तो तारा के पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है तो उसे हम तारा कहते हैं। तो सूर्य एक क्या है हमारा? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो देखिए तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अगर कोई तारे के विभिन्न आकृति है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। अर्सा मेजर और बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। कहीं क्वेश्चन आता है अर्सा मेजर या बिग बेयर क्या है? तो अर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बेयर क्या है? एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, ठीक है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर और बिग बेयर। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि जो है यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि आप बोलेंगे जो है सप्तऋषि क्या है? ये 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सप्तऋषि। तो यह जो है किसका भाग है? तो यह अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है जो कि अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। क्वेश्चन आता है अर्सा मेजर क्या है या बिग बेयर क्या है? तो ये क्या है? नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अब सप्तऋषि क्या है? अर्सा मेजर का भाग है। क्या है? सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर का कौन भाग है? सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए यहाँ से क्या नक्षत्र मंडल समझे। नक्षत्र मंडल क्या है? ये एक तारों का समूह है जो कि अर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है? यह एक नक्षत्र मंडल है। बोलेंगे नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल क्या है? यह तारों का एक क्या है? समूह है। तारों का एक क्या है? समूह है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? नक्षत्र मंडल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? नक्षत्र मंडल बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग तारे, ग्रह और नक्षत्र मंडल, अमावस्या और पूर्णिमा समझ लिए। तो देखिए यहाँ आगे अब क्या है। देखिए प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो प्राचीन समय में जो है रात्रि में दिशा का निर्धारण जो है क्या करते थे? कैसे करते थे? तारों की सहायता से करते थे। तो उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है और इसे ही ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी तारा को क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर होता है। तो कौन सा तारा एक ही स्थान पर हमेशा होता है? तो उत्तरी ध्रुव तारा है, ठीक है। हमेशा क्या होता है? एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। तो ध्रुव तारे का प्रयोग जो है यह हमेशा कहाँ रहता था? हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। ध्रुव तारे आता है क्वेश्चन कि ध्रुव तारे किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो ध्रुव तारे जो है हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। और ध्रुव तारे की पहचान के लिए हम देखिए किस तरह से पहचान करेंगे ध्रुव तारे को। देखिए ये मेरा क्या है? सप्तऋषि है। ये मेरा 7 तारों का समूह है। ये उल्टा 5 की तरह है, ठीक है। तो इसी का जो लास्ट में ये 2 तारा है, इसी के सीधा में जो है हम लोग को ध्रुव तारा दिखाई देगा। ये क्या है? मेरा ध्रुव तारा। ये क्या है? ध्रुव तारा है।
ठीक है, ये क्या है, मेरा ध्रुव तारा है। ठीक है, तो उल्टा 5 की सप्तऋषि का आकार जो है उल्टा 5 की तरह होता है। यह जो है हमेशा लास्ट जो तारा है इसी के जो है सामने में हम लोग को क्या ध्रुव तारा दिखाई देगा, जो कि यह उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, उत्तर दिशा की ओर बताता है। ठीक है, तो देखिए आगे, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। अब देखिए, खगोलीय पिंड उसमें से बहुत था, उसमें से सूर्य एक ऐसा खगोलीय पिंड था जो कि उसके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा था। तो उस जिसके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा था तो उसे हम तारा बोलें। अब बाकी बात जो है जिसके पास नहीं था ऊष्मा और प्रकाश, ग्रह उपग्रह ये सब में सम्मिलित हो गया। तो तारे का परिभाषा हम देख लिए थे, तारे को समझ लिए थे। तो कुछ खगोलीय पिंड के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है तो उसे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह जो है सूर्य के प्रकाश बोले या तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को क्या बोलते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेटनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेटनेट कहते हैं। एक चीज़ देखिए, हम लोग को दिन में तारे दिखाई नहीं पड़ता है। दिन में तारे सिर्फ जो है सूर्य ही दिखाई पड़ता है। बाकी बात सब जो तारे छोटे छोटे जो अनंत तारे हैं, असंख्य तारे हैं आसमान में दिखाई पड़ते हैं रात में। ये हमसे जो है दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? दिन में जो है सूर्य का लाइट हम लोग के पास आने के कारण वे सब तारे जो है इतने दूर में स्थित है कि उसका रोशनी जो है हम लोग के पास पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, इस कारण से जो है वह दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन जो है तारे हमेशा उगा ही रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ग्रह के बारे में समझ गए थे। ठीक है, तारा के बारे में समझ गए। ग्रह जिसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, और तारा के पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो अब देखिए एक नया पॉइंट, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। क्वेश्चन बहुत बनता है ये कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। जितने भी है सब नोट करने योग्य बात है, सभी को नोट कीजिए और इसको एकदम याद ही कर जाइए। ठीक है, तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। यूरेनस को बोलते हैं अरुण। यूरेनस को क्या बोलते हैं, अरुण। अरुण में क्या है, नस है। अरुण में क्या है, नस है। तो इंग्लिश में कन्फ्यूजन होने के लिए अरुण में क्या, नस। ठीक है, यूरेनस। अरुण में क्या, यूरेनस। ठीक है, चारों ओर छल्ले हैं। इस पदार्थों को असंख्य छोटे छोटे पिंड से मिलकर बना है। ठीक है, बने होते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस क्या है, इसके चारों ओर जो छल्ले होते हैं, या इसको ये बोल सकते हैं कि ग्रह के चारों ओर कचड़े हैं, यानी कि इसके छोटे छोटे रूप हैं, एक कचड़े के रूप में है जो कि वे उसी के चारों ओर पाए जाते हैं। तो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। इन छल्ले पदार्थों को असंख्य छोटे छोटे पिंड से मिलकर बने होते हैं। छल्ले जो विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड से मिलकर बने होते हैं, जो कि एक तरह के कचड़े के रूप में मान सकते हैं। उसका जो मतलब छोटा उठा ग्रह उरा का जो छोटा उठा छुटपुट जो छोटा भाग है, वो सब छोटे छोटे आकार का, वो सब क्या है, उसी का छल्ले है, जो कि छोटे पिंड के रूप में बने होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ याद रखेंगे कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। तो याद रखेंगे ये पॉइंट। सब बेसिक पॉइंट है और बिल्कुल आसान भाषा में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा उल्टा पॉइंट हो गया है, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए परमाणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को बोला जाता था। सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित है। सौर शब्द का क्या अर्थ होता है, सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य के परिवार को क्या बोलते हैं, सौरमंडल कहते हैं, या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश द्वारा चमकते हैं। तो आर्यभट्ट जो है ये पहले ही बता दिया था कि
ग्रह और चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। इसके पास खुद के ऊष्मा और प्रकाश नहीं था, जिस टाइम खोज हुआ भी नहीं था, लेकिन यह आर्यभट्ट एक ऐसा वैज्ञानिक था जो कि इसके बारे में पहले ही बता चुका था। सोचिए कितना महान प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ये थे। ठीक है, इसने जीरो का भी खोज किया है। कौन? आर्यभट्ट ने भी। आर्यभट्ट ने किसका खोज किया है? जीरो का भी खोज किया है। ठीक है, तो देखिए आगे। सौरमंडल सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से जैसे क्षुद्रग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे ही हम सौर परिवार कहते हैं। तब सूर्यमंडल के परिवार को क्या बोलते हैं? सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ सौरमंडल के 8 ग्रह, इसके परिवार कौन कौन है? तो देखिए इसके 8 ग्रह, ठीक है, उपग्रह, ठीक है, कुछ अन्य खगोलीय छोटे छोटे पिंड, सभी क्या? क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब क्या है? सौरमंडल का ही भाग है। ठीक है, तो उल्कापिंड, ये उल्कापिंड मतलब हो गया छोटे छोटे टुकड़े जो कि ग्रह के रूप में नहीं बन पाया, बाद में वो छोटे छोटे आकार के उसी के सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सभी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड जितने भी है सभी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो सौरमंडल का निर्माण करते हैं, इसे ही सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार हम लोग समझ गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत ही बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है सौरमंडल को बांधे हुए रखता है। सौरमंडल में क्या क्या बोले? ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, ये सब ये क्या है? सौरमंडल का ही भाग है, जो कि उसे जो है सौरमंडल को जो है इसके खिंचाव बल के कारण, खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य जो है क्या है? बताए थे ना शुरू में कि सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। इसे हम प्राथमिक उत्पादक भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं पृथ्वी पे जो है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीकी का तारा होने के बावजूद यह हमसे इतना दूर है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नोट कीजिएगा कि जो है सूर्य जो है हमसे नज़दीक होने के बावजूद भी, ठीक है, तारे तो नज़दीक, बहुत सारे तारे नज़दीक नहीं, लेकिन सब तारे तो बहुत है, लेकिन सूर्य जो है एक हमारा करीबी तारा है। सूर्य क्या है? हम लोग का एक करीबी तारा है। देखिए आदमी तो आपके साथ बहुत है, ठीक है, बहुत आदमी को देखते हैं, लेकिन आपका तो कोई करीबी होगा। उसी प्रकार से सौरमंडल में जो है सबसे करीबी जो है तारा क्या है? हम लोग का सूर्य है। सूर्य हमारा सबसे करीबी आदमी है। ठीक है, इस करीबी आदमी होने के बावजूद भी ये कौन? सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने करोड़? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जो सूर्य से दूरी के अनुसार हुए हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हैं ग्रह। देखिए यहाँ इसको एकदम याद करेंगे, दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रह को। तो यहाँ देखिए बुध हो गया 1 नंबर पे, यहाँ बुध हो गया दूरी बुध, शुक्र 2 नंबर पे, 3 नंबर पे पृथ्वी, 4 पे मंगल, 5 पे बृहस्पति, 6, 7, 8, देखिए 8 ग्रह हो गया। तो देखिए यहाँ बुध से शुरू कर रहे हैं, इसमें एक एक छोड़ के लेंगे। बुध के बाद बृहस्पति होता है, लेकिन बृहस्पति नहीं लेके शुक्र लेंगे। शुक्र के बाद शनि होता है, कि शनि के बाद नहीं लेंगे, क्या लेंगे? रवि। रवि का मतलब पृथ्वी। रविवार का दिन हम छुट्टी कहाँ बिताते हैं? पृथ्वी पे बिताते हैं। ये ट्रिक याद रखने की, पृथ्वी। तो पृथ्वी के बाद रवि हो गया, तो फिर सोमवार नहीं होके मंगल हुआ, मंगल के बाद बुध ना होके बृहस्पति हुआ, बृहस्पति ना होके बृहस्पति शुक्र ना होके शनि हुआ, शनि के बाद शनि हो गया, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस, नस का मतलब नस किसके पास है? अरुण के पास।
अरुण के पास, यानी कि इंग्लिश शब्द कन्फ्यूजन नहीं करेंगे इस, क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून में कन्फ्यूजन होता है, अरुण और इसको वरुण बोलते हैं। ठीक है, अरुण के पास क्या है, नस है। ठीक है, अरुण के पास। ठीक है, तो यहाँ से इसको सूर्य के दूरी के अनुसार ये इसको क्रम में याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़, इतना बात हमें छोटी सी एनसीईआरटी इतना बात, इतना ताकत, इतना कंटेंट देने का ताकत रखते हैं। ठीक है, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति जो है पृथ्वी के ही समान है। इसलिए जो है शुक्र को जो है याद रखेंगे, शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है पृथ्वी के ही समान है। किसका? शुक्र का। अभी तक प्लेटो को ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलशास्त्रीय पिंड 2000 ये एक ग्रह जो कि एक सीरस है, एक प्लूटो है, ये तीनों को बौने ग्रह में रख सकते हैं। किसको 2003 UB 313 एक ये उपग्रह सीरस और प्लेटो को इसे बौने ग्रह रखा जाता है। तो बौने ग्रह के रूप में हम पहले से प्लेटो को ही सिर्फ जानते थे, लेकिन यहाँ 3 बौने ग्रह हैं, एक सीरस है, प्लेटो है, एक ये है, तीन हम लोग का बौने ग्रह है। ठीक है, तो कब से बौने ग्रह के रूप में रखा गया? अगस्त 2006 से। ठीक है, अगस्त 2006 से। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी के अनुसार से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। क्या है? तीसरा ग्रह है। आकार से यह क्या है? आकार से यह 5वां है। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार से तीसरा ग्रह है, याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो तीसरा ग्रह है और आकार की दृष्टि से ये क्या है? 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कौन? पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, यहाँ ध्रुव के पास जो है थोड़ा सा चपटी है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? भूभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूभाग है। तो पृथ्वी की आकृति क्या है? तो भूभाग है। तो क्वेश्चन आता है पृथ्वी की आकृति क्या है? तो भूभाग है कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति, यानी कि पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जो कि इस पे जीवन संभव है। बाकी बात किसी भी ग्रह पर जो है जीवन संभव नहीं है। ठीक है, बाकी बात किसी भी ग्रह पर क्या है? जीवन संभव नहीं है। तो संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है अनुकूल परिस्थिति। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी है। क्यों? यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। कहाँ? पृथ्वी में पानी और वायु उपस्थित है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक है। वायु क्या है? जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का उद्भूत ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है कि सौरमंडल का उद्भूत ग्रह किसे कहा जाता है? कि सौरमंडल का जो है ये उद्भूत ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। कि सौरमंडल का उद्भूत ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों उद्भूत ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इस पे जीवन संभव है, हर तरह का परेशानी दूर हो सकता है, इस पे जीवन जीने के लिए सभी चीज़ आवश्यक है, इसलिए इसे उद्भूत ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे उद्भूत ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 मतलब 2/3 पानी से ढका हुआ है। कौन? पृथ्वी 2/3 से पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि प्रकाश जो है सूर्य का जो है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का सेकंड लगाता है। ये हमारी एनसीईआरटी बता रही है कि 8 मिनट लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। ठीक है, तो सोचिए कितना दूरी है। 1 सेकंड में जब 3 लाख किलोमीटर है तो यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर 21 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन? नील आर्मस्ट्रांग, 1869 में। अब देखिए यहाँ से, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास केवल कितने उपग्रह है? एक उपग्रह है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी कि चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। यानी कि 4 भाग पृथ्वी, 4 भाग इसका है, तो इसका 1 भाग क्या है? चंद्रमा है। इसका बड़ा इसलिए प्रतीक होता है क्योंकि यह हमसे ग्रह यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड से की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा का आकार जो है इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि यह सभी ग्रहों की तुलना में यह हमारे क्या है? नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर दूर है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। यहाँ देखिएगा चंद्रमा का जो है एक चक्कर लगाने में घूर्णन काल, याद रखिएगा, घूर्णन काल और परिक्रमण काल दोनों सेम होता है। कितना? 27 होता है। 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा और शुक्र जो है दोनों का, चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल दोनों सेम होता है। कितना? 27 दिन में होता है। बस यहाँ यही बात को ये समझाना चाह रहा है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह एवं उपग्रहों को अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि जो है ग्रह के चारों ओर जो घूम रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह बोलेंगे। इस पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर कौन? क्षुद्र ग्रह घूम रहा होता है। ठीक है, यह मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाया जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है? या याद रखेंगे, आता है यह मंगल और ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, और बृहस्पति मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। कौन? क्षुद्र ग्रह। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सभी एग्जाम में कि जो है क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही एक भाग है। बताएं ना, क्षुद्र ग्रह का ही एक भाग है जो किसी के टूट फूट से बना है, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह टूटकर अलग हो गया था। ग्रह से टूटकर कौन? उपग्रह जो है अलग हो गया था, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने लगती है। ठीक है, उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उल्कापिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हम लोग का। तो देखिए इसमें क्या क्या हम लोग समझ लिए, ग्रह समझ लिए, उपग्रह समझ लिए, पृथ्वी के बारे में जान लिए। तो ये सब जो है इसको जितने बार आप देखें वीडियो उतना ही अच्छा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे उतार लीजिएगा इसको और याद रखिएगा। ये बिल्कुल बेसिक से ये हम लोग का जो है ये क्लास 6 का पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर अक्षांश देशांतर के बारे में है, उसके बारे में भी देखेंगे अगले दिन। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा, ख़राब लगा, कैसा लगा, तो एक बार ज़रूर कमेंट करें। अगर जिसको भी दिक्कत हो
तो ये नंबर पे एक बार कॉल करके आप पूछ लें, या तो फिर व्हाट्सअप मैसेज करें। ठीक है, अनुसार, ठीक है, व्हाट्सअप। ठीक है, जिसको भी दिक्कत हो तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी से देखिए और समझिए। जिसको भी दिक्कत हो तो कॉल कीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए, सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किए। पहला ही एनसीईआरटी का चैप्टर था, एकदम आसान भाषा में। जिसको बेसिक से पढ़ना है तो यहाँ से ही क्लास 6 से ही पढ़िए और जो है अच्छी तरह से समझिए, और जो है अपने ज्योग्राफी विषय पे मजबूत पकड़ कीजिए। जो कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ 6 क्लास से उठाइए और ज्योग्राफी पढ़िए। आप अगर कम से कम 10 तक का भी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो आपको लगेगा नहीं, हम बहुत कुछ ज्योग्राफी में जान रहे हैं और मुझे कोई दोस्त और यार सब मुझे ज्योग्राफी में नहीं पीछे कर सकता है। तो आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बस जैसे हम वीडियो डालेंगे आप लोग के पास मैसेज चला जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।